वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इस 3.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो पीछे पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, वो दोबारा से रिपीट होंगे। और जो हमने सीखा था कि हम सॉल्यूशन है जो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पहला जो हमने किया था वो ग्राफिकली मेथड से किया था, फिर हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से किया, फिर हमने एलिमिनेटिंग मेथड से किया और आज हम करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम थोड़ा सा पिछला रिपीट कर देते हैं आपको, ताकि आप पिछले से अटैच हो जाएं और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर पूरा समझना आप पिछली वीडियो में जाइए और वहां से समझिए, आपको पूरी नॉलेज इस चीज की मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पिछला बता देता हूँ, जुड़ जाएंगे हम, क्योंकि वो बेसिक यहाँ भी यूज होने वाला है। और जो नई चीज आई है वो है हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसका मेथड भी अभी यूज करते हैं हम। देखिए, पहला केस होता था हमारा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये a1 a2 क्या था हमारे पास दो इक्वेशन थी, ax b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी। जो फर्स्ट के कोफिशिएंट थे वो a1 b1 और c1 होते थे, और जो सेकंड इक्वेशन होती थी वहां पे x का कोफिशिएंट a2 y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म होती जो पूरी की पूरी, उसको हम c2 बोलते थे। तो जो हमारा फर्स्ट था हमने वो किया था a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इसको बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन होती थी इन दोनों इक्वेशन से, क्वेश्चन से अगर ये कंडीशन आ जाती थी तो हम कहते थे कि वो क्या हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर कोई भी दो इक्वेशन दी थी और उनसे ये कंडीशन आ जाती थी हमारी, तो हम कहते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर कंडीशन आती थी थर्ड, a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तब हम कहते थे नो सॉल्यूशन। क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन। ये तीनों चीजें हम स्टडी करेंगे। हमें बहुत से सम मिलेंगे जिसमें वो कहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? हमने ग्राफिकली पढ़ा, सब्स्टिट्यूट पढ़ा, फिर एलिमिनेट किया, और अब क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, प्रोसेस होता है उसका x y 1, फिर हम लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। क्लियर हुई बात? देखिए, ये मेथड क्या कहता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, जो ये प्रोसेस है मैं यहां पे लिख रहा हूं x, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? b1 c2, फिर माइनस करना होता है इसके क्रॉस में ये वाला नंबर, क्या लिखेंगे? b2 c1, फिर इक्वल टू होता है y। क्या होता है? y। क्या लिखेंगे? c1 a2 c1 a2 माइनस, फिर क्या होता है? c2 a1 c2 a1, और फिर बराबर होता है 1 पाई। अब ये a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1, यहां से हम x और y की वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो, इसको अब क्या करते हैं? सम के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा वहां पर कि भाई किस प्रकार इसको सोल्व किया जाता है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल हो गया, सॉरी थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट। ये क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.5 का, वो ये कहता है कि आपको जो दो इक्वेशंस दी गई हैं
उनके अंदर से आप यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन को आप फाइंड आउट कीजिए कि उनमें से कौन सी कंडीशन इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। और फिर कहता है कि अगर इनमें से जो भी इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन देती हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही बात है कि हमें क्या निकालना है कि वो यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन देती है। पहले तो यही निकालते हैं। तो चेक कर लेते हैं क्या लिखे, a1 लिख लेते हैं। कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 होता है। इक्विवेलेंट कितना है 1, b1 -3 c1 -k3, अब a2 3 b2 -9 c2 -2 निकालते हैं। a1 बाय a2 1 बाय 3, b1 बाय b2 -3 बाय -9 कितना आया 1 बाय 3। फिर निकालते हैं c1 बाय c2 -3 कैंसिल हो गया तो 3 बाय 2। तो देखिए कंडीशन क्या बनती है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। चेक कर लीजिए 1 बाय 3 दोनों बराबर थे इसलिए बराबर लिख दिए, 3 बाय 2 अलग था इसलिए नॉट इक्वल टू लिख दिए। और ये कंडीशन किसकी होती थी, नो सॉल्यूशन की। क्या होती थी, नो सॉल्यूशन। उसने कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन मिले तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ये तो नो सॉल्यूशन है इसलिए हमारा क्वेश्चन है जो यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चले। देखिए आपकी बार जो हमारे पास इक्वेशंस है इसमें इक्वल टू 5 होता था, तो हम हमारी जो इक्वेशन थी हमने उनको किससे कंपेयर किया था, इसी से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो ये 5 इस साइड हम पहले कहाँ ले गए, उधर ले गए, साइन चेंज हो गया, ये उधर प्लस का था इधर आने के बाद माइनस का। वैसे ही 8 उधर प्लस का इधर आने के बाद क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि हमने कंपेयर किससे किया, इससे किया है। तो अब हमारा वही का सबसे पहले निकालिए a1 बाय, चलो a1 निकाल लीजिए, कितना है 2, b1 1 c1 -5 a2 3 b2 2 c2 -8। तो a1 बाय a2 2 बाय 3 b1 बाय b2 1 बाय 2 c1 बाय c2 -5 बाय -8 कैंसिल हो गया। अब देखिए भाई a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाय b2, चेक कर लीजिए 2 बाय 3 है 1 बाय 3, तो पहली कंडीशन लग गई ना हमारे पास। तो ये क्या देती है, सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या देती है ये, यूनिक सॉल्यूशन देती है। और उस बंदे ने कहा था हमें स्टेटमेंट के अंदर अगर वो यूनिक सॉल्यूशन देती है ना तब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था आपको, क्या लिखा था, x y 1 कहा था, फिर मैंने कहा था b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 कहा था कि नहीं कहा था। फिर मैंने कहा था x बाय, क्या कहा था, x बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, यानी कि b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस a1 c2, फिर लिखा था ऐसे a1 b2 माइनस दिस a2 b1। ये हमारा आ गया फार्मूला। सबसे पहले हमने फार्मूले को सोल्व कर लिया, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है x बाय, यहां पे चेक कर लीजिए आपके पास b1 कितना है, यहां पे वैल्यू रखनी है ना, b1 c2 माइनस का 8 माइनस c1 कितना है माइनस के 5 और b2 कितना है भाई 2। आप डायरेक्ट यहां भी रख सकते हैं वैल्यू, कोई जरूरी नहीं कि आपने ऐसे लिखना, आप डायरेक्ट यहां रख दीजिए b1 b2 c1 c2 a1 a2
और फिर B1 B2 आप वहां में रख लीजिए, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट y C1 कितना है -5 और A2 हमारे पास कितना है 3, A1 2 C2 -8 इज इक्वल टू 1/A1 कितना है भाई 2 और B2 कितना है 2, A2 कितना है 3 और B1 कितना है 1। ठीक है, अब देखिए x बाय दोनों की मल्टीप्लाई -8, इसकी मल्टीप्लाई ये माइनस के 10 हो गए, -5 और -2 -10, एक माइनस बाहर भी बैठे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू y इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 15, ये माइनस 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 प्लस 16। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 माइनस के 3। अब यहाँ पे बच गया x बाय 2, यहाँ पे बच जाता है y बाय 1 और वहां पे बच जाता है 1/1। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए निकालते हैं वैल्यू, x बाय 2 इक्वल टू 1/1 और y की निकालनी है तो y भी 1/, क्योंकि सभी बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं हम इनको, अगर बराबर है तो इन दोनों को एक दूसरे क्या रख सकते हैं इक्वल रख सकते हैं, मैंने इक्वल ही रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 1, ये हमारा आ जाता है आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया, कोशिश कीजिए, एक दो बार और करेंगे पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते, A1 कितना है 3, B1 -5, C1 -20। देखिए ये 20 उधर था, मैं पहले इधर लेके आया उसको, उधर ये प्लस का था, इधर ये किसी का था माइनस का, ये 40 भी वैसे इस साइड था, मैं इधर ले आया तो किस चीज हो गया नेगेटिव हो गया। हमने कंपेयर करना सिखाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिए, अब आप लिखेंगे A2 6, B2 -10, C2 -40। अब हमें निकालना है A1 बाय A2 कितना होगा 3/6, कैंसिल कर दीजिए 1/2, फिर निकालेंगे B1 बाय B2 माइनस के 5 माइनस के 10 कैंसिल हो जाएगा 1/2, फिर निकालेंगे C1 बाय C2 माइनस के 20 बाय माइनस के 40, कितना बच गया 1/2। तो हम कहते हैं A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो नहीं है ये किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उसने कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन निकले तब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना, वरना जरूरत नहीं है। हमारे तीनों पार्ट हो गए ना, पहला किसका था नो सॉल्यूशन का, दूसरा किसका था यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा किसका था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। एक पार्ट छोड़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, ये होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इसी कंडीशन से मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 7 को उधर लेके जाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, क्योंकि हमने जो कंपेयर करना है वो मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई थी। क्या लिखेंगे 2x + 3y - के 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर a - के b इंटू x, a + के b इंटू y -3a + b - 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने पूरे का कॉमन ले लिया माइनस। अब करते हैं, निकालते हैं A1, क्या निकालें A1
A1 कितना होगा 2, B1 3, C1 माइनस के 7, फिर A2 A माइनस B, फिर B2 A प्लस B, फिर C2 माइनस साथ में चलता है भाई 3A प्लस B माइनस 2। अब हमें क्या करना है, उस कंडीशन को फॉलो करना है। वो क्या कहती है हमें, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अब A1 क्या थी मेरे पास, A1 थी 2 और A2 कितना था A माइनस B, फिर B1 कितना है 3 और ये है A प्लस B, C1 कितना है माइनस के 7 और ये कितनी है 3A प्लस B माइनस 2। क्लियर हो? अब मेरा तो मकसद ये है कि A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई अगर आपको मैं बता देता हूं, अगर आपके पास दो कांस्टेंट यानी कि दो नंबरों की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पे A और B की फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 नंबरों की निकालनी होती तो हमें 3 चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे 2 इक्वेशन। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो, आप किसी को किसी से भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी होती है। जैसे मैं पहले 2 को कर रहा हूँ कंपेयर, क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं 2 बाई ए माइनस के बी और 3 बाई ए प्लस के बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। करोगे तो क्या लिखोगे 2 ए प्लस के बी 3 ए माइनस के बी, यानी कि 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। ये होगा कि नहीं होगा? अब a वाले एक तरफ ले जाइए, b वाले एक तरफ ले जाइए आप, यानी कि 2a माइनस 3a और माइनस के 3b और माइनस के 2b, माइनस का a, ये प्लस के ये माइनस के, तो माइनस के बच गए ना, यहाँ पे कितना बच गया माइनस के 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5b। एक तो रिलेशन मेरे पास ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। आप दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं, चाहे तो इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, चाहे इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, मर्जी तुम्हारी, जिसको करना चाहो उसको कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले को ही कर देते हैं। ये क्या कहते हैं, लिखते हैं 2 बाई ए माइनस के बी। देखिए किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को। मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं इनको कर रहा हूँ, तो आप इन्हीं को करोगे। आप इन दोनों को भी कर सकते हो, ये दोनों तो एक दूसरे से हो ही गए। अब इसकी बारी है, ये इसके साथ ये इसके साथ, मर्जी तुम्हारी है। अब माइनस के 7 बाय माइनस के 3a प्लस b माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये काम कर सकते हो कि ये माइनस है ये माइनस है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यहीं पे कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6a, फिर 2b, फिर माइनस के 4, अब 7 से 7a माइनस 7b। क्लियर? अब उन सभी को इधर ले आइए और कांस्टेंट टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो 6a प्लस 2b माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 4। देखिए 7 इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो गया, और ये 4 इधर चला गया, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। हमने कहा है ना कि लेफ्ट से राइट में जाइए, राइट से लेफ्ट में आइए, तो साइन क्या होता है चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पे तो बच गया माइनस का a, यहाँ पे बच जाता है आपका 9b इज इक्वल टू कितना 4। अब आपके पास एक रिलेशन है a इज इक्वल टू 5b है, तो a की जगह आप क्या रख सकते हो 5 रख सकते हो। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 a की वैल्यू कितनी 5b, तो लिखेंगे a की जगह 5b, माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा ना। अब कितना बच गया प्लस 9b इज इक्वल टू कितना 4। अब ना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस के 4b बच गया कि नहीं बच गया, तो b इज इक्वल टू 4/4 कैंसल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। b की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। ठीक है, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमें दो ही वैल्यू चाहिए थी a और b की, जिनके लिए ये क्या दे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है, जिससे ये क्या देगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्लियर हुआ? हमें मेन बात जो समझनी है वो यहां से समझनी है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है भाई,
और इसी के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है, एक बार मैंने ये कंपेयर कर दिया, फिर ये कंपेयर कर दिया। आप चाहो तो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, मर्जी आपकी होती है। क्लियर? चलिए, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा था हमसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट के अंदर उसने पूछा नो सॉल्यूशन। क्या पूछा है? नो सॉल्यूशन। वो कहता है कि के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशंस का। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस को ठीक कर लेते हैं, यानी कि 3x + y - 1 = 0 इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2k - 1 इंटू में x, k - 1 इंटू में y माइनस 2k + 1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक बात तो पता होनी चाहिए, चलिए लिख लेते हैं। a1 कितना है 3, b1 कितना है 1, c1 कितना है -1। a2 2k - 1, b2 k - 1, c2 -2k + 1। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है पता है ना आपको। a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है? नो सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे k के लिए। ठीक है, तो देखिए a1 कितना आपके पास 3, a2 2k - 1, b1 और b2 नॉट इक्वल टू -1 - 2k + 1। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। a की बंदा है, चाहे तो इसको इससे कम, इन दोनों को मत करना कंपेयर, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। या तो इसको इससे कंपेयर कर दीजिए या इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। क्लियर है? तो देखिए फिर कहता है 1/k - 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2k + 1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वो ये चाहता है कि k की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन हो, यानी k की वो वैल्यू निकाल देंगे हम जिसके लिए क्या करेगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए क्या कहता है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको इससे करोगे और इसको इससे, यानी कि 2k + 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k - 1। अब इसको इधर ले आइए, 2k - k नॉट इक्वल टू इसको उधर ले जाइए -1, यहां से k बचेगा k। तो k की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई है? -2। तो -2 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? नो सॉल्यूशन देगा। क्या देगा ये? नो सॉल्यूशन है। k की वैल्यू है तो -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन देता हूँ। पुट करके भी देख सकते हो आप, यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। मान लीजिए हमने 2 रख दिया तो कितना होगा? 2 × 2 -1 कितना हो गया? 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 - 1 कितना बच गया? 1, 1/1। यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया? नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि k की -2 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? -2 वैल्यू। -2 रख के देखेंगे आप, तो k की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हमारा आंसर यही। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें कि हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है, ये वर्ड। इन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से कीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड में पिछली एक्सरसाइज में किया है, जिन बच्चों ने नहीं वीडियो देखी वो उस वीडियो को देख लें। सब्स्टिट्यूट मेथड ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें टाइम थोड़ा ही पास करना है। आज तो हम क्या सीख रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड हमने किस एक्सरसाइज में सीखा था? 3.4 में सीखा था। तो जिस बच्चे को भी सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं देखा है वो पिछली वीडियो आप जरूर देखें 3.4 वाले, उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट मेथड मिल जाएगा। तो आज हम केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। और इसके अंदर ये बात भी नहीं पूछी उसने कि भाई यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन। उसने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई। उसने सिर्फ एक बात कही है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इक्वेशंस को ठीक करते हैं। 8x + 5y - 9 = 0, यानी कि 9 को मैं किधर ले जाऊंगा? इधर। 4 को भी किधर लेके जाऊंगा? इधर। 3x + 2y - 4 = 0। अब क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं a1 8, b1 5,
C1 -9, फिर निकालते हैं A2 3, B2 2, C2 -4। क्लियर हो? फिर हमारा फार्मूला आता था, याद है कि नहीं है? यहां लिख देता हूं x y 1। पहले फार्मूला लिख देता हूं यहां पर। x लिखते थे B1 B2, फिर y C1 C2, फिर लिखते थे A1 A2, फिर लिखते थे B1 B2 और मल्टीप्लाई ऐसे करते थे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं यहां पर B1 B2 सॉल्व करने की बजाय। तो B1 कितना अपने पास 5 और B2 2, फिर है -9 -4, फिर A1 A2 8 3 और फिर आ गया 5 2। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है? B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए x बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? -20, फिर माइनस ये लगाना मत भूलना, यहाँ की जो भी मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में फिट कर दीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? -18। इस ये माइनस तो आएगा ही आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये माइनस जरूर आता है। ठीक है, फिर y इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्या होती है? -27 दोनों की, फिर ये माइनस तो लगेगा ही लगेगा। इन दोनों की कितनी होगी? -32। क्लियर होगा? अब 1 बाय इन दोनों की कितनी होगी? 16, फिर माइनस इन दोनों की कितनी होगी? 15, इन दोनों की कितनी होगी? 15। क्लियर हुआ? पहले समझ में आया क्या नहीं है? तो देखिए x -20, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो गया? 18। y -27 प्लस 32 1, यहाँ पे कितना बच जाता है? 1 बच जाता है, क्योंकि 16 - 15। अब देखिए x बाय -2 हो गया, y बाय यहां से कितना बच गया? 5। ठीक है, और ये हो गया 1/1। अब हमें वैल्यू तो x और y की निकालनी थी ना, तो एक बार तो इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। क्या लिखते हैं? x बाय -2 1/1, फिर इसको इससे कंपेयर कर देते हैं y बाय 5 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही तो आएगा, इसको इससे करोगे तो -2, इसको इससे करोगे तो y और इसको इससे करोगे तो 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? x और y की वैल्यू चाहिए थी। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाया। अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो या फार्मूला लिखना चाहो फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है ना? तो क्लियर हुई बात? नेक्स्ट कर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए अभी तक तो हमारे पास सीधी इक्वेशंस थी, अब हमारे पास क्या आ चुके? स्टेटमेंट वाले सम आ गए, जिससे हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और इक्वेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना और उसको समझना कि वो कहे क्या रहा है, उसने क्या कंडीशन लगाई है। तो पहला पार्ट करते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। कहता है कि हॉस्टल का जो चार्ज है ना, एक मंथली चार्ज है, वो फिक्स है। जैसे किराया हो गया, रूम का जो किराया आप रहना चाहते हैं, अगर आपने वहां पे कमरा लिया है तो वो एक फिक्स चार्ज है, ये कमरे का तो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। इसके ऊपर वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जो दूसरा किराया बच गया आपका, एक तो फिक्स हो गया, भैया आप हॉस्टल में रह रहे हो, कमरे का किराया तो देना ही देना पड़ेगा ना, वो तो फिक्स है आपके पास। फिर जो दूसरा डिपेंड करेगा आपका, यानी कि जो खाना है मैस के अंदर, आप मैस के अंदर कितने दिन खाना खाते हो, उस खाने का प्लस हॉस्टल का, तो टोटल चार्ज बनता है भाई। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है ये आगे। ये कहता है व्हेन स्टूडेंट्स ए टेक फूड फॉर 20 डेज। कहते कोई स्टूडेंट है ए नाम का, ठीक है, वो 20 दिन खाना लेता है मैस के अंदर। सी हैज पेड ₹1000। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? हमारे पास कंडीशन थी कि वो एक फिक्स चार्ज देगा जो हॉस्टल का कमरे का किराया होगा, दूसरा क्या होगा? मेस का होगा। तो दोनों मिलकर के क्या दे रही है? वो 1000 रुपीज दे रही है। कितने लोगों, कितने दिन के? 20 डेज के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है? एज हॉस्टल चार्जेज व्हेन ए स्टूडेंट्स बी नाम का कोई स्टूडेंट्स है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज।
और वो जो बी है वो क्या करता है 26 डेज क्या करता है हॉस्टल की मेस के अंदर खाना लेता है। फिर कहता है पे दिस रुपीज, यानी 1180 रुपीज वो क्या करती है पे करती है एज हॉस्टल चार्ज के रूप में। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज, जो कॉस्ट है फूड की पर डे के हिसाब से, और जो फिक्स चार्ज है वो, यानी जैसे कमरे का किराया हो गया वो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये दोनों हमें क्या करने फाइंड करने। इस टाइप के दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, एक लाइब्रेरी वाला आया था और एक टैक्सी वाला आया था। तो उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो चार्जेज मानने हैं, कौन कौन से, एक तो जैसे कमरे का किराया हो गया मान लीजिए, दूसरा क्या है अपने पास मैस का है। तो फिर लिखते हैं दोनों मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना मान लें x रुपीज मान लें। फिर करते हैं लेट द चार्ज ऑफ फूड पर डे, जो चार्ज है पर डे का वो हमने क्या मान लिया फूड का y रुपीज। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि वो जो लड़की है ए नाम की, सी लिखा उसने इसलिए लड़की है, जो लड़की है वो कितने दिन रही 20 दिन रही, ठीक है। तो ए जो ये फिक्स है ये तो देना ही देना है उसने, और उसने जो मैस में खाना खाया वो कितने दिन खाया 20 दिन, और एक दिन का जो मैस का जो चार्ज है वो कितना है y रुपीज। तो 20 दिन का कितना हुआ 20y नहीं हो जाएगा, तो 20y क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तब हमारे पास कितना रुपया देना पड़ा उसको 1000। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है दूसरा है बी कोई स्टूडेंट्स है जो 26 डेज रहा, तो उसके लिए x तो फिक्स था ना, और एक दिन का मैसेज रहा कितना है y, तो 26 का कितना होगा 26y, और कितना देता है वो 1180 रुपीज, ठीक है। इतने रुपए क्या करता है वो देता है। अब हमें इसको क्या करना है सोल्व करना है। वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि उसने कौन से मेथड से सोल्व करना है, आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं आज, तो उसी का यूज करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम तो इनको इधर ले आइए आप, x प्लस 20y माइनस के 1000 इक्वल टू 0, इनको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। फिर लिखते हैं x प्लस 26y इक्वल माइनस 1180 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x y 1 x बाय में यहाँ पे a1 a2 निकाल सकते हो आप, a1 कितना है 1, b1 कितना है 20 और c1 कितना है माइनस के 1000। फिर लिखते हैं a2 कितना है भाई 1, b2 26 और c2 माइनस के 1180, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्या आती थी b1 b2 आती थी, जो b1 b2 आती थी ना, b1 कितनी है आपके पास 20 और ये कितनी है 26। फिर आती है c1 c2 माइनस के 1000 और 1180। फिर आती थी a1 a2 1 1 1। फिर आती थी b1 b2 यानी कि 20 26। तो x बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 0 तो एज इट इज हो गया, ठीक है। और ये हो गया 6 2 1 3 और 2, ठीक है भाई। फिर माइनस इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस के 26,000। फिर y में क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस के 1000 माइनस दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 1180 इज इक्वल टू 1 बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई 26 माइनस 20। क्लियर होगा। अब देखिए x बाय माइनस के 23,600, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 26,000। y यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 1000 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 1180। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 6, ठीक है। अब x बाय इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए अगर गलती करने की कोई चांस नहीं होना चाहिए, आप अलग से रफ काम कर लीजिए।
ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई बिल्कुल परफेक्ट है तो कर लीजिए, कोई समस्या भी नहीं है। कितना आ गया 2400, ठीक है 2400। वाई बाई इसका कितना आएगा 180 और ये हो गया 1/6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टी कितनी होगी, यानी कि 24,000/6 और y बाय इक्वल टू 180/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने डायरेक्ट। सुना है क्या नहीं है, 6 से इसको नहीं सुन रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हो ना, x/2400 इक्वल टू पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, इक्वल टू कितना होगा 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x इक्वल टू 2400/6। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 400 400 और y के अंदर कितना आएगा, y की कितना आ गया 30। तो भाई जो फिक्स चार्ज था वो हमने x माना था, तो क्या लिखेंगे फिक्स चार्ज, क्या लिखेंगे फिक्स चार्ज, कहीं लिख दीजिए, यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज कितना होगा 400 और पर डे चार्ज कितना हो जाएगा 30 रुपीज। पर डे चार्ज जो मैच का है वो कितना होगा 30 रुपीज। क्वेश्चन कर ले हुआ, मेन बात ही स्टेटमेंट को समझने की, वो जरूर समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट का सेकंड पार्ट, आप देखिए सारी क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। सबसे पहले तो फ्रैक्शन का ही पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का तो पता है ना आपने क्या होता है, जैसे 3/5 7/9 ऐसे इस टाइप से क्या होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। और या ये कह लीजिए a/b और b नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि फ्रैक्शन बिकम, कोई फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है व्हेन, कब 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, जो इसका न्यूमरेटर है ना उसमें से अगर एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ना तो वो जो वैल्यू, ठीक है, अब 1/3 बढ़ जाती है। फिर कहता है एंड इट बिकम्स 1/4 और वही फ्रैक्शन जो पहले थी वही 1/4 होगी, कब अगर 8 को डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए। तो सबसे पहले काम हमें फ्रैक्शन बनाना, तो हम फ्रैक्शन बनाते हैं उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर कितना मान लिया y, सो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या मानेंगे x/y मानेंगे, x/y, और जिसमें y नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं हो सकते। देखें सो आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहले में कहता है कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, वो फ्रैक्शन हमने मानी x/y। तो ये कहता है कि x/y कितनी होगी 1/3 होगी, x/y 1/3 हो जाएगी कब 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से एक माइनस कर दिया जाए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में से एक माइनस कर दिया जाए तो जो ये फ्रैक्शन है x/y वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, 3x - के 3, इसको इससे करेंगे तो y, 3x - के y - के 3 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इट बिकम 1/4, यानी कि जो x/y है वो 1/4 हो जाएगी, कब when 8 is added to its denominator, जब उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्या ऐड कर दें 8 ऐड कर दें, तो ये 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, इसको इससे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x = y + 8, 4x - के y - का 8 = 0। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या मानना है, हमें निकालने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x1 की और y1 की वैल्यू, इक्वेशन दिस। तो भाई सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं a1 a2 मान लेते हैं। इसके अंदर से हमारे पास देखिए a1 कितना है 3, b1 कितना है y का कोएफिशिएंट -1
और C1 कितना है माइनस के 3। अब A2 कितना है हमारे पास 4, B2 कितना है हमारे पास -1 और C2 कितना है माइनस का 8। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y 1 यानी कि 3 4 सॉरी B1 B2 होता है, B1 B2 कितना है -1 फिर C1 C2 माइनस के 3 माइनस के 8, फिर A1 A2 3 4, फिर B1 B2 -1 पहले फार्मूला लिख के दिखाया कि नहीं दिखाया, तो उसको ध्यान में रखें। तो x बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी माइनस माइनस प्लस का 8, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3, क्लियर होगा। फिर y बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 24 प्लस 1 बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 3, फिर माइनस के 4, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, ठीक है। आप देखिए x बाय 8 ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस y माइनस के 12 ये माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू आएगा ये कितना हो गया माइनस के 3 प्लस के 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब x बाय 5 8 में से 3 जाएगा तो 5 ही बचेगा ना, तो y ये प्लस ये माइनस ये प्लस तो कितना बचेगा 12 1 बाय 1। तो भाई x बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1, ठीक है, कंपेयर कर देते हैं ना, ठीक है। और y बाय 12 इक्वल टू 1 बाय 1, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितना 5, यहां से y की वैल्यू कितना है 12। हमें क्या चाहिए फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए फ्रैक्शन, तो लिखेंगे सो फ्रैक्शन जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी x बाय y, और x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, तो 5 बाय 12 ये अपना आंसर आ जाता है। स्टेटमेंट क्लियर होनी शुरू हो गई ना, तो स्टेटमेंट पे पकड़ बनाइए आप, मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, ये कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, कोई टेस्ट हुआ था इसका, उसके अंदर उसने 40 मार्क्स गेन किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये कंडीशन है उसकी, क्या थी कि भाई अगर कोई क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर कोई गलत होता है तो उसको 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो वो फिर भी कितने मार्क्स गेन करता है 40 मार्क्स गेन करता है फर्स्ट टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर आगे कहता है had 4 marks been a award for each correct answer, कैसा है, फिर उसने कोई दूसरा टेस्ट दिया होगा तो उसके अंदर वो जो आंसर ठीक होता है उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड 2 मार्क्स been डिडक्ट, अगर रॉन्ग होता है तो 2 मार्क्स उसके क्या कर लिए जाते हैं काट लिए जाते हैं, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, कोई भी रॉन्ग आंसर दिया आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसका जो 2 मार्क्स है वो क्या कर लिए जाएंगे आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसने सेकंड कंडीशन के अंदर बच्चे ने कितने गेन किए 50 मार्क्स गेन किए। कहता हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दैट टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो सीधी सी बात है हमें 2 चीजें माननी पड़ेंगी, कौन कौन सी, उसने जो दी है, एक तो वो करेक्ट के मार्क्स दे रहा है, एक वो रॉन्ग के मार्क्स डिडक्ट कर रहा है, तो दोनों ही क्या करने पड़ेंगे उन्हें मानने पड़ेंगे। तो लिखते हैं आंसर क्या कहता है, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने मान लें x मान लें, फिर कहते हैं लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कितने रॉन्ग क्वेश्चन कितने मान लिए हमने y, क्लियर हुई। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए x प्लस y, क्योंकि उसने टोटल पूछा है ना मेरे से, तो मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा x प्लस के y निकालूंगा। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन या कंडीशन एक ही बात है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है या क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन दी गई है एक ही बात होती है। तो वो कहता है कि यस ने कितना स्कोर किया 40 मार्क्स स्कोर किया, कब, जब उसको राइट क्वेश्चन के कितने 3 मार्क्स दिए जाते हैं,
और रॉन्ग क्वेश्चन के कितने लॉस कर लिए जाते हैं, उसका 1 मार्क्स। तो हमने कितने क्वेश्चन ठीक किए, x ठीक किए। एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने देता है वो 3, और उसने ठीक कितने किए x, तो टोटल मार्क्स उसके कितने हुए 3x। क्या लिखेंगे 3x। फिर कहता है रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन का कितना मार्क्स 1, और टोटल रॉन्ग कितने हुए y, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y, दोनों मिलकर उसने कितना गेन किया 40, क्योंकि रॉन्ग भी तो कटेंगे ना जो स्कोर किया उसने। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस के 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है हैड 4 मार्क्स बीन टू अवार्ड, यानी कि 4 मार्क्स उसको दे दिए जाए। अवार्ड यानी कि नाम होता है एक टाइप से, भाई अगर उसका क्वेश्चन ठीक हुआ तो उसको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन कितने ठीक है हमारे पास x, तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने 4, तो टोटल गेन मार्क्स कितने हुए राइट के लिए 4x हुए। लेकिन वो ये भी तो कहता है ना कि उसने क्या किया, डिडक्ट किए। क्या किया उसने, डिडक्ट किया। क्या, जो आंसर, सॉरी यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं उसमें से अगर रॉन्ग माइनस करेंगे तभी तो उसने 40 गेन किया होगा ना। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग क्वेश्चन का माइनस आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2y इजिकल टू कितना 50, यानी 4x माइनस के 20y माइनस के 50 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब निकाल लेते हैं। a1 कितना है हमारे पास, a1 3, b1 माइनस 1, c1 माइनस के 40। अब a2 निकालते हैं, a2 4, b2 माइनस 2, c2 माइनस के 50। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है फिर, x b1 b2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 2, फिर c1 c2 माइनस के 40 माइनस के 50, माइनस के 40 माइनस के 50 लिख लो, ऊपर जो लिखना है। फिर c1 c2 हो गया। अब फिर a1 a2 3 4, फिर माइनस 1 माइनस 2 x, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई 50, फिर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 2 × में 40 कितना हो गया हमारे पास 80, फिर y समझ में आ गई ना। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी माइनस के 160, ठीक है, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 150, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी माइनस के 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी माइनस के 4। अब x बाय ये माइनस के 30 बच जाएगा, ठीक है, y माइनस के 160, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 150, ये माइनस के 6 प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। x बाय माइनस के 30, y बाय माइनस के 10 और 1 बाय माइनस के 2। हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या लिखेंगे x बाय माइनस के 30 इक्वल टू माइनस के 1/2 और y बाय माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 1/2। आप क्लियर हो गई बात। अब देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस के 30 बाय माइनस के, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 15। अब यहां से निकालिए y इक्वल टू माइनस के 10 बाय माइनस के 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। तो लिखेंगे टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। देखिए उसने हमें टोटल क्वेश्चन पूछा है, यानी x प्लस वाई पूछा है। उसने ये नहीं कहा कि कितने ठीक हुए या कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट है कितने रॉन्ग, ये नहीं बात की। उसने कहा कि पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन थे, टोटल टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। तो टेस्ट के अंदर तो ठीक और गलत दोनों मिलकर ही होंगे ना, तो दोनों ऐड कर देते हैं। कितना लिखेंगे 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। तो उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे, यानी x प्लस वाई कंडीशन में क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। कोई डाउट? चलिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कहता है ए और बी, ए प्लेस ये बी प्लेस ये, दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, यानी दोनों अपार्ट यानी दूर है कितना 100 किलोमीटर ऑन ए हाईवे, एक हाईवे के ऊपर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो वो यहां से चलती है
यहां से, एंड अनदर बी, दूसरी यहां से चलती एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। कहता है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम टाइम, अगर वो सेम टाइम में चलती हैं, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, उनकी जो स्पीड है वो तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। यानी कि वो दोनों, मान लीजिए कि कहां से दौड़ रही है, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये भी साइड दौड़ रही है, ये बी है, तो ये भी इसी साइड दौड़ रही है, तो सेम डायरेक्शन उधर हो गया ये, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। और किससे दौड़ रही है, डिफरेंट स्पीड से। ठीक है, वो कहते हैं डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, तो जो ए है वो बी को कितने टाइम में कवर करेगी, 5 आवर्स के अंदर। या ये इस साइड चल रही है तो बी ए को कितने में करेगी, 5 आवर्स के अंदर, यानी दोनों कम मिलेंगी, वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। वो कहता है इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, कहने का मतलब क्या है, ये इधर से चले और ये इधर से चले। क्लियर हुई कि नहीं बात, दे मीट 1 आवर, तो ये दोनों भी दोनों, इनको 5 घंटे लगते थे, तो इनको कितना घंटे लगता है, 1 घंटा लगता है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कारों में जो स्पीड है वो हमें क्या करनी है, बतानी होती है। तो देखिए अब सीधी सी बात है, ए जब बी के पीछे जाएगी तो उसको सबसे पहले तो बी की स्पीड से ज्यादा स्पीड लेनी पड़ेगी, तभी वो उसको क्या कर पाएगी, कवर कर पाएगी। मान लीजिए इसकी 60 है, इसकी कितनी है, 40 है, तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इसको 40 तो चाहिए इस डिस्टेंस को रखने के लिए, भाई 100 किलोमीटर है, जब ये 40 से ऊपर जाएगी तभी तो इसको कवर कर पाएंगे, सुनाई कि नहीं आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी स्पीड कितनी हुई, 60 माइनस के 40, 20 किलोमीटर हुई, किसको, इस 100 किलोमीटर को कवर करने में, क्योंकि दोनों एक ही तरफ दौड़ रही हैं, दोनों के बीच का गैप कितना था, 100 किलोमीटर था। तो जो पीछे वाली गाड़ी है, यानी जो पीछे से चल रही है, दूसरी गाड़ी के पीछे चल रही है, उसको एक्चुअल में 100 किलोमीटर कवर करने हैं। अब डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर, भाई उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि स्पीड का गैप है जो, वही तो उसको कवर करेगा क्या नहीं करेगा। या जो स्पीड है 20 किलोमीटर हावर के हिसाब से चल रहा है, तो 100 किलोमीटर कवर करने में कितना हुआ, 5 घंटे लगेगा नहीं लगेगा। क्लियर हुई बात। तो अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व किया जाता है। उसके लिए एक फार्मूला देखिए क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं आप, ये फर्स्ट तरीका है, भाई स्पीड एक तरफ रख दो, डिस्टेंस और टाइम एक तरफ रख दो। दूसरा तरीका है स्पीड की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इनटू में टाइम, किसका बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर मर्जी आपकी है, तीनों मेथड से सॉल्व होगा ये। जब भी स्पीड का क्वेश्चन आए ना, तीनों मेथड्स में से किसी मेथड को अप्लाई कर देना, क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व होगा। बस तरीका ये है कि कोई थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, कोई थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। तीसरा जो मेथड होगा ये होगा कि जो ये टाइम है ये इधर आ जाएगा, और ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हुई बात। तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज कर लीजिए आप, क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हमें निकालना है, कार की स्पीड निकालनी है। तो कार की स्पीड में तो नेचुरल बात है वो माननी पड़ेगी, तो दोनों कार की स्पीड को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर हावर। फिर कहते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर हावर्स, y किलोमीटर पर हावर्स। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कहा था ना क्या कि भाई ये ए और बी के बीच में कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। अगर ये दोनों इस तरफ जाएंगे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो उनकी स्पीड है वो क्या होगी, माइनस होगी। क्या होगी, माइनस होगी। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम लगेगा कम, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चले आगे, और मैंने फार्मूला तुम्हें बताया ही था क्या,
मैं इसको भी लगा सकता हूं स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड मैंने मान ली, टाइम मेरा दिया हुआ और डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, तीनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है। तो लिखते हैं जो टाइम है, पहले जो टाइम है वो कितना लेती है, वो 5 आवर्स। कितना लेती है? 5 आवर्स। ये देखिए जब वो किस डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं मान लेता हूं कि ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो लिखूंगा 5x माइनस के 5y इज इक्वल टू 100। अब 100 क्या है? किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए स्पीड इंटू में टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर ही तो होता है। ये क्या दी? स्पीड, और ये क्या है? टाइम। टाइम इंटू में स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस। स्पाइड समझ में आएगा नहीं है? स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस क्यों? क्या? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। क्लियर हुई? अब 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस के 5 इज इक्वल टू 100 बाय में 5 कितना हो गया? 20। x माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अगर आप इसको इधर लेके आना चाहते हो लिख सकते हो माइनस के y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं दूसरे के लिए। दूसरी क्या कहती है? वो कहती है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो टाइम कितना लगता है? 1 आवर। वही काम कर लेते हैं, x इंटू में 1 स्पीड इंटू में टाइम प्लस y इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना? 100। प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो डिस्टेंस को क्या करेंगे? जल्दी कवर करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डिस्टेंस को क्या करेंगे? जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्लियर हो ना? तो क्या होगा? इसलिए मैंने क्या कर दी? जोड़ दिया इनको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई माइनस के 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं a1। a1 कितना है हमारे पास? 1, b1 माइनस 1, c1 माइनस के 20, a2 1, b2 1, c2 माइनस के 100। अब हमारे पास मेथड है x y 1। b1 लिखते हैं, तो माइनस 1 1, c1 माइनस के 20 माइनस के 100, फिर a1 a2 1 1, फिर हमारे पास है माइनस 1 और 1। अब x y दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? माइनस माइनस प्लस 100, फिर माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 20, फिर y इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 20 माइनस दिस कितनी होगी? माइनस के 100, फिर क्या लिखोगे? 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? माइनस के 1। नहीं समझ में आई तो बोलिए। नेक्स्ट क्या कहता है? फिर x बाय 100 प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा 20, फिर y माइनस के 20, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 1 बाय, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x बाय 120, y बाय 80 और 1 बाय 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बाय 20 इक्वल टू 1 बाय 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 120 बाय 2 कितना आ गया? 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। फिर y को निकालते हैं, y बाय 80 इक्वल टू 1 बाय 2, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू 80 बाय 2 कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार A है उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार B थी उसकी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? मेन बात जो समझने वाली थी वो ये थी कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो जो स्पीड होती है वो ऐड होती है, जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। क्लियर? चलिए लास्ट पार्ट, फिफ्थ, क्या कहता है ये कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कंडीशन दी होगी कब कम होगा? वैसे तो कोई होता नहीं, तो क्या कंडीशन दी है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कहता है कि अगर लेंथ में से 5 यूनिट घटा दी जाए और ब्रेथ में 3 यूनिट क्या कर दी जाए? ऐड कर दी जाए। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो जो उसका जो एरिया है रेक्टेंगल का
वो रिड्यूस यानी कम हो जाता है कितना 9 यूनिट्स। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67। और सेकंड कंडीशन कहता है कि उसकी लेंथ को तो 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 67% 67 है 2 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एरिया। फिर कहता है डायमेंशंस को हमें फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ और ब्रेथ कह रहा है वो। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज निकाली वो माननी पड़ेगी, तो लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी माने, x यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, x यूनिट्स। फिर लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट्स, ठीक है। अब लिखेंगे सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, क्या होता है स्क्वायर यूनिट। आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या कहता है, अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दिया जाए यानी कि x माइनस के 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और ब्रेथ में कितना इंक्रीज हो जाए 3, इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना और डिक्रीज का मतलब क्या होता है माइनस करना, क्लियर हुई बात। तो ये क्या कहता है कि जो एरिया था ना, जो एरिया था वो कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाता है 9 टाइम। तो एरिया कितना आया था हमारा एक्स वाई आया था, x इंटू वाई, उसमें से क्या करते हैं 9 को माइनस कर दे, रिड्यूस का मतलब क्या होता है माइनस कर, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स की वाई से करोगे तो फिर लिखोगे 3x, फिर लिखोगे माइनस 5y और फिर लिखोगे माइनस के 15 एक्स वाई माइनस के 9, एक्स वाई माइनस के 9। अब इस पूरे को इधर ले आइए आप, एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15 माइनस के एक्स वाई प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3x माइनस के 5y, ये कितना बच गया माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है हमारे पास फर्स्ट आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशंस की। दूसरी कंडीशंस के अंदर क्या कहता है, वो कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, कितने इंक्रीज करता है 3 यूनिट। तो लेंथ कितनी थी अपने पास x को 3 इंक्रीज कर दिया यानी कि बढ़ा दिया, यानी कि ऐड कर देते हैं। फिर कहता है ब्रेथ 2 यूनिट, और ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया उसने 2 यूनिट्स। तो ब्रेथ कितनी थी अपने पास y के अंदर 2 ऐड कर दिया। वो कहता है जो एरिया था मेरा पहले वाला वो कितना इंक्रीज हो जाता है 67, इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या कहती है, x की y से करोगे तो एक्स वाई, फिर x की 2 से करोगे तो 2x, फिर 3 की y से 3y प्लस के 6, इनको इधर ले आइए माइनस के एक्स वाई माइनस के 67 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 2x 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लगाना ही हमने, तो a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 कितना होगा मेरे पास 3, b1 कितना होगा माइनस के 5 और c1 कितना होगा माइनस के 6। फिर ये लाइन याद रखना, ये हमें बाद में निकालनी है, आप यहां की बजाय यहां लिख लेना ऐसे। चलिए लिख देता हूं मैं, a1 कितना होगा 3, b1 कितना होगा माइनस 5, c1 कितना होगा मेरे पास माइनस के 6। फिर a2 2, b2 3 और c2 माइनस 61, माइनस 61। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिए। अब लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, x y 1 यानी कि b1 माइनस के 5 3 माइनस के 6 माइनस के 61, फिर ये
3 2, फिर माइनस के 5 और कितना हो जाएगा 3, माइनस के 5 और कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस 5 और ये कितना हो गया 30। अब फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस से कितना होगा 18, फिर y बाय, समझाइए। अब इन दोनों की कितना होगा माइनस के 12, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 और 18, ठीक है। और क्या होगी माइनस की होगी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा 9, फिर माइनस के 10, माइनस के 10। अब देखिए x बाय, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 305 में से पहले ऐड करना होगा, सॉरी 305 प्लस 18 माइनस के 12 प्लस 183 और 1 बाय कितना होगा 19। इनको ऐड कर लीजिए 323 1, इनको माइनस कर दीजिए 171 1 बाय 19। अब निकालते हैं x की वैल्यू, x बाय 323 इज इक्वल टू 1 बाय 19, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 323 बाय 19 कैंसल होता होगा ये, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, कितने पे हुआ 17 पे, और फिर y बाय 119, तो y इज इक्वल टू 171 बाई 19 कैंसिल हो जाएगा कितने पे 9 पे, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9। तो हम कहेंगे लेंथ, लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स और ब्रेथ कितना होगा 9 यूनिट्स। देखिए उसने मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, तो उसने यूनिट लिखे तो अपनी यूनिट ही लिखेंगे, ये नहीं कि जो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे कोई भी चीज, ठीक है। थैंक यू।